वेलकम टू सारा क्लासेस। सारा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। आज के वीडियो में उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद संख्याओं से संबंधित कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। मैंने बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 और ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और सारी की सारी धनात्मक या पॉजिटिव होती हैं। अब आप बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें 0 होगी। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, इनमें से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए इन्फिनिटी, ऑप्शन बी ज्ञात नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी 1999999, ऑप्शन डी 100 करोड़। तो अगर इसमें इस ऑप्शन में ज्ञात नहीं की जा सकती अगर नहीं होता, कोई संख्या दी होती तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती सही ऑप्शन वो होता। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन ज्ञात नहीं की जा सकती आ गया है, तो इसलिए हमको ऑप्शन ज्ञात नहीं की जा सकती यही लगाना है। अगर ज्ञात नहीं की जा सकती ये नहीं होता तो इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसका सही उत्तर जो सबसे बड़ी संख्या है वही होता। क्योंकि यहाँ ज्ञात नहीं की जा सकती दिया हुआ है तो इसलिए इसका आंसर जो है ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। सबसे बड़ी संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है इनमें से? मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 डैश 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 ऐसे चलती रहती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 0 से शुरू होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो ध्यान से देखिएगा। यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो सही कथन कौन सा है? बताइए सही कथन कौन सा होगा। नंबर 1, ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक होगा यदि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ए माइनस बी कर देखते हैं। यहाँ कंडीशन दे दी है ए बी से बड़ा है तो ए को हम जो मानेंगे वो बी से बड़ा ही मानेंगे। मान लेते हैं हम कोई संख्याएं, ए 5 है और बी हम जो ए से छोटा ही मानेंगे क्योंकि कंडीशन दे दी है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से हमेशा बड़ा है। तो वी मान ला हमने 4 मान लिया। अब ए माइनस बी देखते हैं तो 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है? 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो 1 क्या है? एक धन पूर्णांक है। तो क्वेश्चन आंसर इसका ऑप्शन 1 ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा यदि बी इज लेस देन ए है। यहाँ बी ए से छोटा है, इसका मतलब क्या है? ए बी से बड़ा ही है। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह, पहले ऑप्शन की तरह है। तो बी ए से छोटा है। बी ए से छोटे का मतलब बी को हम हमेशा छोटा मान लेंगे। बी को मान लिया हमने, बी को 3 मान लिया, ए को 4 मान लिया। तब देखते हैं ए माइनस बी क्या आता है। ए माइनस बी इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। 1 क्या है? ऋण पूर्णांक नहीं है। 1 क्या है? 1 एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा देखते हैं, ए माइनस बी सदैव शून्य होगा? सदैव शून्य नहीं होगा। क्योंकि सदैव शून्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो शून्य नहीं होगा, या बी इज़ ग्रेटर देन ए है तो शून्य नहीं होगा। शून्य कब होगा? जब ए इक्वल टू बी है, तब ए माइनस बी शून्य होगा। क्यों? कैसे देखते हैं। ए इक्वल टू बी है तो ए भी 5 मानेंगे और बी भी हम 5 मान लेते हैं। तब देखते हैं 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, या ए 3 मान लिया तो बी ए इक्वल टू बी है तो बी भी 3 मानते हैं तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी शून्य तभी होगा जब ए बी के बराबर है, सदैव शून्य नहीं होगा। तो ये भी गलत है।
ए माइनस बी सदैव धन पूर्णांक होगा ए और बी के किसी भी मान के लिए? नहीं, सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा। धन पूर्णांक कब होगा? जब ए बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या कौन सी है? बताइए, संख्या 1 की प्राकृत पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या से जस्ट पहले वाली संख्या को उस संख्या का पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे 5 का पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी? 5 की पूर्ववर्ती संख्या 1 होगी। वह 5 की पूर्ववर्ती संख्या 1 नहीं 4 होगी। जस्ट पहले वाली संख्या, किसी संख्या के पहले वाली, जस्ट पहले वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है, या इंग्लिश में इसको प्रीडिसेसर कहते हैं। प्रीडिसेसर संख्या से जस्ट पहले वाली संख्या। ऐसे ही 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 होगी। एक पूर्ववर्ती संख्या को इंग्लिश में प्रीडिसेसर कहते हैं, और एक परवर्ती संख्या होती है, परवर्ती संख्या को सक्सीजर कहते हैं। उसके संख्या के जस्ट बाद वाली संख्या। अगर 10 का परवर्ती संख्या कहूँ तो 10 की परवर्ती संख्या 11 होगी, और अगर 10 की पूर्ववर्ती संख्या कहें तो पूर्व का मतलब उससे जस्ट पहले वाली, तो पूर्ववर्ती संख्या 9 होगी। तो प्राकृतिक संख्या 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अब देखते हैं 1, 1 की पूर्ववर्ती संख्या 1 तो नहीं है, पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है। अब ये देखते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? 0 तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 तो नहीं होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या कह रहा है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 तो होगी, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। डी इसलिए सही है, हम 0 इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ये पूछ रहा है 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। इस सवाल में आपसे 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या? x इक्वल टू, अब ये ऐसा ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब समुच्चय होता है। x इक्वल टू वाई, y का समुच्चय है, लेकिन y क्या है? y एक प्राकृतक संख्या है। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू है, x बराबर है, लेकिन किसके बराबर है? एक ब्रैकेट लगा है y क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा ब्रैकेट लग के उसके अंदर अगर कुछ लिखा होता है, इसका मतलब एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। तो इसका x का संभावित मान क्या हो सकता है? हमें x का संभावित मान बताना है, क्योंकि y एक प्राकृतिक संख्या है और x किसके बराबर है? x y के बराबर है। तो प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, एक से प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो x का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस ऑप्शन में जो भी है वो देखकर लगा सकते हैं। तो x का संभावित मान -1 हो सकता है, ऑप्शन ए देखेंगे। -1 हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ। -1 नहीं हो सकता, क्योंकि -1 जो है एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 2 हो सकता है या नहीं हो सकता है? 2 हो सकता है, क्यों? 2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो और इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2 हो सकता है, इसलिए सही ऑप्शन यही है। इसका सही ऑप्शन 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कौन सा कथन सत्य है? अब देखेंगे इसमें कौन सा कथन सत्य है। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये ठीक है। a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, बी वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ए सत्य है। इसमें ऑप्शन ए सही है, बी ऑप्शन सही नहीं आया है। जो एसोसिएटेड लॉ होता है वो देख लेना, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। संख्या 1 है, एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। संख्या 1 को
ना तो हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, इसको याद कर लीजिएगा। संख्या एक ना तो एक भाज्य संख्या है और ना ही एक अभाज्य संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये संख्या एक परिमेय संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो संख्या एक भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, एक अपरिमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि एक 1 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा इनमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए 2 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से और उसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने और जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 देखते हैं, 2 किससे विभाजित होता है? 2 1 से भी विभाजित हो जाता है और 2 से विभाजित होता है, लेकिन इन 2 के अलावा किसी तीसरे से विभाजित नहीं होता, इसलिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या, ये सही है, ये अभाज्य संख्या है। अब 4 देखते हैं, 4 किससे डिवाइड होता है? 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 4 जा 4, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 4, और 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ये भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है 4, ये 4 जो है भाज्य संख्या है। 6 को देखते हैं, 6 1 से विभाजित हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 6 जा 6, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 6 जा 6। तो ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 जो है भाज्य संख्या है। 9 देखते हैं, 9 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 1 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 9 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाते हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ये ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्या मैंने बताया था, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q 0 ना हो, और ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कुछ मैंने अपरिमेय संख्याएं बताई थी जो याद रखना है आपको, उनको रट लेना है कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। पाई अपरिमेय संख्या है, ई अपरिमेय संख्या है, या कुछ ऐसे संख्याएं जिनका हमको वर्गमूल निकालना होता है, जैसे √2 जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, वे भी अभाज्य संख्याएं, वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनका वर्गमूल पूरा निकल आता है, जिनका वर्गमूल होल नंबर होता है, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे वर्गमूल 9, ऑप्शन डी में 9 का वर्गमूल क्या है? √9, इसका वर्गमूल क्या है? इसका वर्गमूल 3 है, तो 3 आ गया, इसका वर्गमूल पूरा निकल गया। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √2, अगर √2 है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.423 ऐसे करके चलता रहता है, मतलब एकदम पूर्णांक नहीं आता है, या एक सीरीज आती है, वो सीरीज चलती रहती है। तो इसलिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन सी है, हमें परिमेय संख्या बताना है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, ई अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 का हमारा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है। √9 इसका पूरा स्क्वायर हमको मिल जा रहा है, होल नंबर मिल रहा है 3, तो इसलिए ये जो है परिमेय संख्या होगी। √9 एक परिमेय संख्या होगी, तो इसका ऑप्शन ये ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका
अगर फिर देख लो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है, सपोज 16 है, तो 16 का पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल आ रहा है, हमको एक होल नंबर मिल जा रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1.73214 ऐसे करके कुछ आता रहेगा, तो रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी रूट 5 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है, रूट 11 अपरिमेय संख्या है। लेकिन जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल आता है वो परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब जैसे स्क्वायर रूट सपोज 8 आ गया, अब ये हम बताना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 × 4। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकल गया, क्या आया 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा 2 बचा। स्क्वायर रूट 2 कैसी संख्या है, स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए रूट 8 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे देखेंगे, तो ऐसे हम सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, अब वो वर्गमूल के अंदर होती हैं, तो वो परिमेय संख्या होती हैं। जैसे स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25 या 169, स्क्वायर रूट 169, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट 15, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन डी है। कौन सी हमें परिमेय संख्या बतानी है, तो परिमेय संख्या डी है, स्क्वायर रूट 9, क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है जो 3 है, 3 एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब हमको अपरिमेय संख्या बतानी है। यहाँ देखते हैं पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22, क्योंकि पाई की वैल्यू कभी कभी हम 22/7 भी लेते हैं, तो 22/7 जो है, अगर वो लिख के आ जाए 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो 22/7 जो है, तो जितने भी रेशियो होते हैं भिन्न होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं जब तक कि उनका कोई एक नंबर, हर या अंश अपरिमेय संख्या ना हो। भिन्न तभी अपरिमेय होगी जब उसका कोई अंश या हर एक अपरिमेय संख्या हो। जैसे 1/√2, 1/√2 बताइए, ये है तो भिन्न, लेकिन √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसी 5 + √2 बताइए क्या है 5 + √2? 5 + √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो जिसके एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में कोई ऐसा नंबर आता है जो अपरिमेय संख्या है, तो वो संख्या भी एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि 5 में √2 ऐड हो रहा है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 11 क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है? √4 का देख लेते हैं, √4 का स्क्वायर रूट क्या है, √4 का वर्गमूल क्या आएगा, √4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। 5 क्या है, 5 परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, अपरिमेय संख्या पाई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आते हैं, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। अब बताओ कैसे निकालेंगे 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, और ये फार्मूला तभी वैलिड है n+1/2। तो ये फार्मूला कब लगाते हैं हम, जब 1 से लेकर, संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, तो n जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 + 1/2। अगर हमको 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालता है, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये याद रखना। ये फार्मूला तभी लगता है जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, या 1 से लेकर 100 तक के पूर्णांकों का योग, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक पूर्णांक भी सेम होंगे, और 1 से लेकर
100 तक प्राकृतिक संख्याएं भी सेम होंगी तो उनके लिए ये फार्मूला लग जाएगा n+1/2। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। अब फार्मूले में लगाते हैं 50 + 1 और अपॉन 2, 225 या 50, ठीक है। और 50 + 1 51 आ गया, तो 25 × 51, 25 × 51 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1275 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखेंगे, अब यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगेगा n+1/2। n+1/2 फार्मूला तभी लगता है जब 1 से पूछता है, 1 से 50 तक, 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ इसने 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें, फिर दूसरी बार में 1 से 20 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें, और 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग जो आएगा उसमें से 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हम घटा दें, तो हमको 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 1 से 20 तक की हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा, यहाँ 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्याओं का योग आएगा उसमें से हम 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, 50 n क्या हो गया 50 और 50 + 1/2, ठीक है। ये कितना आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में आया था, ये 1275 आया था, ठीक है। 1275 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ n कितना हो जाएगा 20 + 1 फिर से लिखते हैं, जगह कम पड़ रही है। 20 + 1/2, तो 2 × 10 = 20 और 20 और +1 कितने आए 21, तो 21 × 10 210 आए, 210 आ गया। और पहले हमारा कितना आया था 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 1275, तो 1275 में से हम 210 माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या रिजल्ट मिल जाएगा 20 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन डी आएगा 1065। तो इस तरीके से सवाल इसी तरीके के आते हैं, लेकिन इनकी भाषा थोड़ी चेंज हो सकती है या ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। तो आप सारे ऑप्शन देखेंगे, सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन जैसे ये आ जाए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n क्या हो जाएगा, n 100 हो जाएगा, 100 + 1/2। फिर इनको सिंपल कर लेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा। ऐसे ही अगर 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने को आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे फार्मूला लगा के, फिर 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर जो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आया है उसमें से 1 से 50 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 50 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको मिल जाएगा। अब संख्याओं का मान होता है, संख्याओं में अंक का शुद्ध मान, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है। एक दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है। शुद्ध मान क्या होता है, उस अंक का अपना मान होता है। जैसे 125 है, तो यहाँ 2 का शुद्ध मान क्या होगा, ये 125 में 125 में 2 का शुद्ध मान क्या होगा, 2 का शुद्ध मान जो होगा वो 2 होगा,
ठीक है, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू ऑफ 2 विल बी 2, 2 की फेस वैल्यू जो है 2 ही होगी। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, यहाँ प्लेस वैल्यू की, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये नंबर जो है 125, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं 125, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये कौन से प्लेस पे है, ये 5 जो है वंस प्लेस पे है या इकाई प्लेस पे है, ठीक है, इकाई प्लेस पे है, 5 इकाई प्लेस पे है, 2 दहाई प्लेस पे है और 100 प्लेस पे है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इकाई प्लेस पे होता है 5 × 1 = 5, जो इकाई प्लेस पे होता है या वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 कौन से प्लेस पे है, दहाई प्लेस पे है या टेंस प्लेस पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10, ठीक है, टेंस प्लेस का मतलब टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 की प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू या शुद्ध मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होता है और फेस वैल्यू शुद्ध मान होता है, संख्या का शुद्ध मान। तो संख्याओं में अंक का शुद्ध मान, अब जैसे 125 में 2 का शुद्ध मान 2 है, लेकिन इसका स्थानीय मान जो है वो 20 हो जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे इस नंबर को क्या पढ़ेंगे 125, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, लेकिन 2 की फेस वैल्यू क्या है 2 है, तो फेस वैल्यू को शुद्ध मान, तो 2 का शुद्ध मान क्या है 2 है और 2 का स्थानीय मान क्या है 20 है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि शुद्ध मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है 67,523 में 5 का शुद्ध मान क्या है बताइए, 5 का शुद्ध मान तो वही होगा जो नंबर है, किसी संख्या का शुद्ध मान वो संख्या होती है, ठीक है, वो संख्या स्वयं होती है। जैसे 5 का शुद्ध मान क्या है, 5 का शुद्ध मान 5 ही है, फेस वैल्यू का मतलब शुद्ध मान, जो संख्या खुद होती है वो उसका फेस वैल्यू होती है। ऐसी 6 का शुद्ध मान क्या होगा 6 होगा, 3 का शुद्ध मान क्या होगा 3 होगा, 2 का शुद्ध मान क्या होगा 2 होगा, 7 का शुद्ध मान क्या होगा 7 होगा। तो जो फेस वैल्यू होती है वो संख्या स्वयं संख्या ही होती है, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है या स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर वो नंबर होता है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 6, 7, 5, 2, 3 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे 5 किस प्लेस पे है, तो इकाई 3 इकाई पे है, 2 दहाई पे है, 5 ठीक है सैकड़े पे है, 7 1000 पे है और 6 10,000 पे है। तो इनका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 3 वंस प्लेस पे है तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वंस प्लेस पे होता है इसको जो इकाई के प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हो गई। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कौन से प्लेस पे इकाई दहाई, तो 2 दहाई के प्लेस पे तो 2 × 10 तो बराबर 20, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 किस प्लेस पे 1, 10 और 100 कौन से प्लेस पे है 5 इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब सैकड़े प्लेस पे, सैकड़े का मतलब 100, ठीक है, तो ये 100 प्लेस पे तो इसकी 500 हो गई। और वैसे भी देख लें हम, अगर इसको नंबर को पढ़ेंगे 67,523, तो 2 को हम 20 पढ़ रहे हैं, 5 को 500 पढ़ रहे हैं, 7 को 7,000 पढ़ रहे हैं, 6 को 60,000 पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनकी प्लेस वैल्यू हो जाती है, स्थानीय मान हो जाता है। स्थानीय मान का मतलब स्थान के हिसाब से उनका जो मान होता है। जैसे अगर हम किसी डीएम की कुर्सी पे बैठ जाएँ तो हम डीएम बन जाते हैं तो हम इंसानी, लेकिन उस कुर्सी के हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज हो गई, हम एक पर्सन हैं लेकिन उस कुर्सी पे हम बैठ गए तो हमारी वैल्यू जो है चेंज हो गई। ऐसी यहाँ पे है, इनके प्लेस अलग अलग आ गए। जैसे 3 है तो वंस प्लेस पे है तो 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, लेकिन अगर ये 10 पे आ जाएगा 3 तो 3 की 10 पे प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगी। अगर 3000 पे आ जाएगा तो 3 की प्लेस वैल्यू 1000 पे 30 हो जाएगी, लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं रहेगी। फेस वैल्यू में या संख्या का शुद्ध मान वही का वही रहेगा जो संख्या है। जैसे 6, 7, 5, 2, 3 में 6 का शुद्ध मान क्या है 6 है, लेकिन 6 का स्थानीय मान क्या है 60,000 हो गया। 7 का शुद्ध मान या फेस वैल्यू क्या है 7 है, लेकिन 7 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या है
7000 है। ऐसे ही 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5 है। 5 का शुद्ध वैल्यू 5 है और इसकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान 500 हो गया। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू 20 है या स्थानीय मान 20 है, लेकिन इसका शुद्ध मान या फेस वैल्यू क्या हो गई, वो 2 हो गई। ऐसी 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 3 है और इसका शुद्ध मान भी 3 है। तो अब हम इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम देख के कर लेंगे। हमको समझ में आ गया होगा कि संख्या का शुद्ध मान क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है। संख्या का शुद्ध मान उस संख्या के बराबरी होता है, वो संख्या स्वयं होती है। लेकिन संख्या का प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस पर उस संख्या का जो मान होता है, अगर 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है फेस वैल्यू को। अगर 1000 प्लेस पे है तो उसकी फेस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1 प्लेस पे है या इकाई के प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 3 है, 67523 नंबर में 3 का स्थानीय या प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 1 प्लेस पे या इकाई प्लेस पे, तो इसको 1 से मल्टी 3 × 1 बराबर 3। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 10 प्लेस पे है या दहाई प्लेस पे है तो 2 × 10 = 20 हो गई, प्लेस वैल्यू 20 हो गई। फिर 5 क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की प्लेस वैल्यू जो होगी, 5 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे है तो 5 × 100 = 500 हो गई। 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6000 प्लेस पे है, सॉरी 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7000 प्लेस पे है तो 7 × 1000 = 7000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 है 10000 प्लेस पे है तो इसको 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 × 10000, ठीक है, 1000 और ये 10000 तो कितनी हो गई, 60000, ठीक है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 60000 हो गई। अगर 6 की मैं फेस वैल्यू या शुद्ध मान पूछूं तो 6 ही रहेगा। 5 का शुद्ध मान या फेस वैल्यू पूछूं तो 5 ही रहेगा। वो किसी भी प्लेस पे हो उनका फेस वैल्यू सेम रहती है या शुद्ध मान जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। अब क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के आते हैं। संख्या के शुद्ध मान, स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, अंकित मान को संख्या का शुद्ध मान कहते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या होगा, संख्या 54321 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है, बताइए, हल करके बताइए, कमेंट में लिखिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो 3 किस प्लेस पे है, देखेंगे 3 जो है 100 प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा या सैकड़े या 100 प्लेस पे है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 × 100, ठीक है, बराबर 300। और 3 का अंकित मान क्या है, अंकित मान खुद संख्या ही होती है। जैसे 3 का अंकित मान 3 है, अंकित मान को शुद्ध मान या फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो अंकित मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब इनमें अंतर पूछ रहा है तो 3000, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, -3 कितना आएगा बताओ, 3000 है तो 2997 आंसर आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 75123 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। अब इसमें दो अलग अलग संख्याओं के स्थानीय मान में अंतर पूछ लिया, ठीक है, ये करते हैं। 7 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या है बताइए, तो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 प्लेस पे है तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गई या स्थानीय मान क्या हो गया, 70,000, क्योंकि 10,000 प्लेस पे है तो ये 70,000 हो गया, ठीक है। और 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 1 प्लेस पे है तो 3 का स्थानीय मान 3 × 1 3 होगा। अब 70,000 में से 3 माइनस कर देंगे तो 69,997 आ जाएगा, ठीक है। तो स्थानीय मान या अंकित मान फेस वैल्यू या शुद्ध मान होता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है। अब ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 25020 में 5 तथा 2 के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। 5 तथा 2 के स्थानीय मान में क्या अंतर है वो हमको बताना है। तो 5 का
प्लेस वैल्यू क्या हो गई, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। तो 5 कौन से प्लेस पे, 1, 10, 100, 1000। 5 कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, तो 5 × 1000, या सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 5000, ठीक है। 5000 प्लेस पे तो इसलिए ये 5000 हो गया। 2 कौन से प्लेस पे है, 2 जो है 10 प्लेस पे है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो गई। या 2 × 1, 2 × 10, सॉरी 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10 = 20 हो गई। अब ये कह रहा है स्थानीय मानों में क्या अंतर है, तो अंतर निकालना है। 5000 में 20 माइनस कर दो तो 4980, ठीक है, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके के आपके टीईटी के और सीटीईटी के एग्ज़ाम में, या छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद हो गया होगा कि संख्या का शुद्ध मान स्वयं संख्या ही होती है, उसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, और संख्या जिस प्लेस पर होती है उस प्लेस पर उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। अगर वंश प्लेस पे है या इकाई के प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाती है, जो भी आंसर आता है। अगर टेंस या दहाई के प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस संख्या जो भी संख्या है उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। अगर वो 1000 प्लेस पे है या 1000 प्लेस पे है, उसको 1000 बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस संख्या को, तो वो उस संख्या की जो भी रिजल्ट आता है उस संख्या की प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, या कोई सजेशन होगा आपकी तरफ से कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो हम इसको दोबारा आपको समझा देंगे। ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो सारा कि सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ही आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं गुणा का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या गुणा का प्रतिलोम अवयव क्या होता है। जैसे कोई नंबर 6 है, हमने कोई नंबर 6 ले लिया, अब 6 से हम क्या मल्टीप्लाई करें जो ये 6 1 हो जाए, तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो जो नंबर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को 6 का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इसका मतलब इसको हम 1/6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 × 6 = 1, ठीक है। तो जिस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आता हो उसे उस संख्या के गुणा का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। जैसे कोई संख्या a है तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, इसका प्रतिलोम अवयव 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स या गुणा का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। अब इस पर कुछ सवाल है, जैसे मैं बताता हूँ। अब बताइए 2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स 2 का बताइए आप क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 2 का प्रतिलोम अवयव 1/2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 1/2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, बताओ। अब ये उल्टा आ गया 1/2 का, अभी 2 का पूछा था, अब 1/2 का बताइए प्रतिलोम अवयव क्या होगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो आंसर बनाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया = 1। तो हमें आंसर 1 लाना होता है, तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर जो है आंसर 1 ना लेने के लिए जिस नंबर से हमको मल्टीप्लाई या भाग डिवाइड करना होता है वो उसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है, ठीक है। अब जैसे गुणा का प्रतिलोम अवयव था, ऐसे ही जोड़ का प्रतिलोम अवयव होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यहाँ एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, सपोज नंबर 10 है, तो इसमें क्या हम जोड़ें, ऐड करना होता है, इसमें हम क्या ऐड करें या जोड़ें जो रिजल्ट जो है 0 हो जाए, तो हम इसमें क्या ऐड करें, तो ऐड करने के लिए मतलब ऐड का निशान लगाएंगे। अब इसमें कोई ऐड करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। अगर कोई हम धनात्मक नंबर लेंगे अगला, तो रिजल्ट 0 कभी भी नहीं होगा, हमें अगला ऋणात्मक नंबर लेना होता है। अब ऋणात्मक नंबर इसी संख्या के बराबर लेंगे तो इसका एडिटिव अवयव क्या होगा, -10 हो जाएगा। क्या होगा, अब देखेंगे हम कैसे हो जाएंगे, 10 और प्लस माइनस मिलके
जब भी प्लस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाता है, -10 इक्वल टू 0, 10 में से 10 गए 0। तो आपको यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको यही ध्यान रखना है, अगर जोड़ का प्रतिलोम निकालना है, अगर 25 है तो बस उसका जोड़ का प्रतिलोम -25 हो जाएगा। उसके जो भी संख्या दी होती है उस संख्या के पहले उसका निशान रिवर्स कर देते हैं या उसका निशान उल्टा कर देते हैं, वही उसका जोड़ का प्रतिलोम हो जाता है। जैसे अब पूछ लूँ -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा या जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा, तो यहाँ -2 है, इसका उल्टा क्या होगा, +2 हो जाएगा। या जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनके पहले निशान नहीं लगाते हैं, 2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में +2 दिया हो तो +2 लगाएंगे, 2 दिया हो तो 2 लगाएंगे। ऐसी 5 का जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा बताइए, 5 के जोड़ का प्रतिलोम बताइए क्या होगा। तो यहाँ क्योंकि पहले कोई निशान नहीं लगा, जिस नंबर के पहले कोई निशान नहीं लगा होता उसको हम धनात्मक नंबर मानते हैं या उसके पहले प्लस निशान मानते हैं, तो इसका जोड़ का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रख लीजिए कि जोड़ का प्रतिलोम हमें निकालना है तो जो नंबर दिया होता है उसी नंबर का हम निशान उलटकर और वही नंबर लिख देते हैं, तो वो उसका जोड़ का प्रतिलोम हो जाता है। ऐसे ही गुणा के प्रतिलोम में क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है उसका हम 1/, कर देते हैं, मतलब वो नीचे ले आते हैं, 1/, में ले आते हैं। जैसे 25 का हमें गुणा का प्रतिलोम निकालना है तो इसका 25 के गुणा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 1/25 लिख देंगे। अगर 1/25 का अब हमें ऐसा निकालना है, 1/6 का प्रतिलोम निकालना है, गुणा का प्रतिलोम निकालना है, तो इसको हम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा उल्टा। ठीक है, जो नंबर नीचे होता है उल्टा हो जाता है। अब ऐसे ना आए, सपोज ऐसे आ जाए 25/26। ठीक है, तो इसका गुणा का प्रतिलोम निकालना है, तो इसका गुणा का प्रतिलोम कैसे निकालेंगे हम, उल्टे हो जाते हैं नंबर, उल्टे कर देंगे नंबर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसके गुणा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 26/25। ठीक है, हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो उनकी गुणा, यहाँ 26 से 26, 25 से 25 इक्वल टू 1 आ गया। तो 25/26 का गुणा का प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट 26/25 होता है। तो उम्मीद है आपको सारा समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा समझा देंगे। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी संख्या का विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर शुद्ध मान पढ़ा था, अब शुद्ध की जगह यहाँ क्या हो गया, विशुद्ध हो गया। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, शुद्ध मान या जातीय मान, ठीक है, एक ही होता है। शुद्ध मान जातीय मान एक ही चीज़ है। प्लेस या शुद्ध मान, जातीय मान या फेस वैल्यू, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, वो तीनों एक ही चीज़ है। उसके बाद प्लेस वैल्यू आती है, प्लेस वैल्यू क्या है या स्थानीय मान क्या है, वो एक चीज़ है। अब संख्या का विशुद्ध मान आ गया। अब संख्या का विशुद्ध मान क्या होता है, किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर ज्ञात किया जाता है। क्या, कैसे ज्ञात किया जाता है, जैसे कोई संख्या है उसके साथ अगर कोई चिन्ह लगा हुआ है तो संख्या का विशुद्ध मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सपोज +2 है तो इसका विशुद्ध मान क्या है, हम बस खाली याद रख लीजिए, अगर विशुद्ध मान निकालना है तो संख्या का, तो संख्या स्वयं हो जाती है, बस निशान हटा देते हैं, तो इसका विशुद्ध मान 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या -3 है, अब इसका विशुद्ध मान निकालना है। अब -3 का विशुद्ध मान कैसे निकालेंगे बताइए, -3 का विशुद्ध मान, तो -3 का विशुद्ध मान हम क्या करते हैं, जो इसके पहले चिन्ह है वो चिन्ह या जो भी प्लस माइनस जो भी निशान है वो हटा देते हैं, तो इसका विशुद्ध मान 3 हो जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए, किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके चिन्ह को हटाकर, संख्या से पहले लगे चिन्ह को हटाकर ज्ञात किया जाता है। जैसे +15 और -15 का विशुद्ध मान कितना होगा, 15 होगा। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं और यही कभी कभी बहुत सिंपल सवाल होते हैं, सभी लोग ये हल कर कर आते हैं और आपके कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी वीडियो या कभी अपने आप से खुद से स्वयं से पढ़ा नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि कम से कम 2 बार हर वीडियो को आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम भी जो भी नई वीडियो अपडेट करेंगे तो आपको
उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको ईज़िली देख सकते हैं। नहीं तो आपको सर्च करना पड़ता है और आसानी से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं और आपको वीडियो मिल नहीं पाती। हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी नंबरी सिस्टम चल रहा है, अभी हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम भिन्न या रेशियोज़ पढ़ेंगे। रेशियोज़ क्या होते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।